जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रामचंद्र तिवारी जी के गद्य साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी खंड 2 के तहत उपन्यास विधा में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्रेमचंदोत्तर युगीन। यो भी प्रेमचंदोत्तर युगीन में भी हमने पहला भाग कर लिया है, जिसमें हमने आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं गद्य साहित्य में, जिन पर शुरुआत में चर्चा किया गया है इनके मूल टेक्स्ट में, उस पर बात कर लिया है और आगे की रचनाकारों पे आज बात करने वाले हैं। तो ये प्रेमचंदोत्तर युगीन का सेकेंड पार्ट है, यानी पहला पार्ट आ चुका है और आप वस्तु जो विषय वस्तु है इंडेक्स से हमने आपको दिखाया था कि कितने बहुत सारे लेखक आपको मनोविश्लेषणवादी हैं, यथार्थपरक हैं, साहित्यिक चिंतन में हैं, या जितने भी अलग अलग विषय वस्तुओं को केंद्र में रखकर प्रेमचंदोत्तर युगीन में उपन्यास लिखे गए हैं, उनमें जितने भी रचनाकार आते हैं, तो बहुत सारे रचनाकारों का नाम बताया था। फिर हमने कहा था कि आगे चल के आपको महिला रचनाकारों और इन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो ये आज प्रेमचंदोत्तर युगीन का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट खत्म हो चुका है और आप इंट्रो अच्छे से ले चुके होंगे। अब जो प्रीवियस की क्लास है, इनमें जानकारी देने के बाद हमने आपको प्रीवियस के साथ जो है फैक्ट को ऐड किया था कि कुछ तथ्यात्मक जानकारी आप उनको ऐड करिए, मूल गाइडों से उसको हमने ऐड कराया था। जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के तौर पे अज्ञे जी, लाचन जोशी हैं, देवराज जी हैं, जैनेन्द्र हैं, और इनसे संबंधित जो प्रमुख रचनाएं थी, विषय वस्तु था, उन पे बात किया था। आज उसी कड़ी में हम यहाँ जो शुरू करेंगे, पहले मूल टेक्स्ट पे बात करेंगे, फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके फैक्ट में बसता है उसको करा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ने प्रीवियस की जो क्लासेस हैं उनको बहुत अच्छे से लिया होगा, यानी प्रेमचंद पूर्व जहाँ से उपन्यास शुरू हुआ होगा, आप कभी भी क्लास करने आए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमेशा क्लास शुरुआत से करिए, क्योंकि हमने आपको ये उपन्यास विधा में जो ये जर्नी आपकी शुरू हुई है, ये है आपका मूल टेक्स्ट, हिंदी का गद्य साहित्य का इतिहास। और ये हमने बीड़ा उठाया है कि आपको मूल गाइडों के साथ साथ इनको जरूर, मूल टेक्स्ट को जरूर पढ़ना चाहिए। आज के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आपके हिंदी गद्य के विविध विधाओं में नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, हम सभी चीजों को बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं और आपका साथ बहुत जरूरी है। इसलिए क्रम से कभी भी आप वीडियो देखने आइए, न्यू व्यूअर हूँ, पहले वीडियो से आप शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के द्वारा जो ये जो है आपको विषय वस्तु के साथ यहाँ पे उपन्यास विधा में जो भी चीजें दी गई हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो है आप यहाँ पे इंडेक्स देख लीजिए कि हिंदी उपन्यासों का विकास क्या रहा है। तो विकास में आप कोई भी चीज प्रेमचंद पूर्व देखते हैं, प्रेमचंद जी के समकालीन में देखते हैं और फिर प्रेमचंदोत्तर देखते हैं। और प्रेमचंदोत्तर में हमने आपको बताया था कि कैसे सामाजिक मानवतावादी उपन्यास में सियाराम जी, प्रताप नारायण, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर, यानी कई रचनाकार इसमें आते हैं। इसी तरीके से आगे चलेंगे तो प्रकृतिवादी उपन्यास, फिर व्यक्तिवादी उपन्यास, इसके बाद डॉक्टर देवराज, सामाजिक यथार्थवादी, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। तो ये क्रमशः आप देखते हैं कि बहुत सारे उपन्यासकार और ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासकारों के तो नाम हमने अभी लिया भी नहीं है, तो ये सभी भी आते हैं और आपको क्रमशः इन्हें बहुत अच्छे से इस यात्रा में एक एक करके जितने भी उपन्यासकार हैं और जो भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उन पे हम बात करेंगे और आपको बहुत अच्छे से पूरे धैर्य से इन क्लासों को लेना है। और आपको सूचित कर दें कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार ये चाहते हैं कि यूजीसी नेट का गाइडेंस उनको मेरे द्वारा प्रिपरेशन कराया जाए, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस निकालने का। तो जो बहुत सिंसियरली स्टूडेंट हैं, जल्दी ही हम एक चीज लॉन्च करेंगे, सिर्फ यूजीसी नेट गाइडेंस प्रोग्राम। गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे चीज़ों को गाइड किया जाता है। वो पर्सनल क्वेरी के तहत कुछ ऐसा हम ग्रुप वगैरह बनाएंगे जिसमें कुछ बच्चे टच में रहेंगे, तो जल्दी हम उसको सूचित करेंगे। बाकी बहुत सारी क्लासेज आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग मिलता रहेगा और हिंदी ऑप्शनल के बच्चे कह रहे थे तो उनका भी ध्यान रखते हुए जो चर्चित उपन्यास वगैरह है तो एक बार उनके लिए भी जो है क्लासेज ली जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए हम शुरू करते हैं, मूल टेक्स्ट पे आते हैं क्योंकि मूल टेक्स्ट से शुरू होता है। तो और हाँ, ये फ्रेंड्स, ये आप लोग पहले चैनल पे आए तो हम लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कहते कभी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है ना वो यही सब समझता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसमें आप लोगों का साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि आपका ये क्लास अच्छे से होता रहे और हम चाहते हैं कि आप अपना साथ, अपना जो कृपा दृष्टि है वो चैनल पे बनाए रखें ताकि हमारी पहुंच आगे तक सुनिश्चित हो और आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस मूल टेक्स्ट के साथ मिलते रहे। तो चलिए हम देर ना करते हुए, प्रीवियस की क्लासेस में आपने देखा था कि प्रेमचंदोत्तर कालीन में हमने अमृतलाल नागर जी
जो रचनाकार के तौर पे जाने जाते हैं, जिनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और खुशी की बात यह है कि आप देख रहे हैं कि इस समय हम क्लासेज ले रहे हैं उनके द्वारा तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है हमारे सिलेबस में, मानस का हंस। तो मानस के हंस के विषय वस्तु के साथ हम उस पर चर्चा करने वाले ही हैं। बाकी खंजन नयन है, बूंद और समुद्र है ना, और बहुत सारी नाचो बहुत गोपाल है, अमृत विषय, यानी कई लेख मतलब कई प्रकार की इन्होंने रचना रचे। एक ही विषय वस्तु को केंद्र में नहीं रखा, बहुत अलग अलग चीजों को, बहुत अलग अलग मुद्दों को इन्होंने टच किया। तो जो इससे प्रीवियस क्लास पहला पार्ट हुआ था, पहले पार्ट में हम उनके बारे में जानकारी ले चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है और यहाँ पे आप देखिए कि उपन्यासकार के तौर पे अब जिसका नंबर आता है वो है विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर 1912 ईस्वी ने बताया गया कि ये नाटककार, कहानी लेखक और जीवनीकार के रूप में अधिक ख्याति प्राप्त किए। कौन? विष्णु प्रभाकर। 1912 में विष्णु प्रभाकर जी एक नाटककार के तौर पे, कहानी लेखक और जीवनीकार के रूप में अधिक ख्याति इन्होंने प्राप्त की, किंतु एक मानवतावादी उपन्यास लेखक भी हैं। कौन? एक चीज यहाँ पे देखिए कि इस जो प्रेमचंदोत्तर युग के लोग हैं ना, वो मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं। एक समय आप मध्यकाल में देखते थे कि लोग साकार हो या निराकार हो, ईश्वर की खोज करते थे, लेकिन मानवतावादी उपन्यासकारों को लगता था कि ईश्वर तो हर एक घट घट में समाया है, और जब घट घट में समाया है तो अगर हम इनके चिंतन मनन को सबके सामने रखते हैं तो यही तो उपन्यास का मूल होना चाहिए। यानी हमारा साहित्य समाज का दर्पण है, तो हम इनके दर्द को नहीं रखेंगे तो किसके दर्द को रखेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, सन 1912 में नाटककार, कहानी लेखक और जीवनीकार के रूप में बहुत ही ख्यात प्राप्त करते हैं। किंतु वो उनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो हैं मानवतावादी उपन्यास के लेखक। उनके निशिकांत 1955 ईस्वी, अब इनकी रचनाओं का जिक्र किया गया है और प्रकाशन वर्ष के साथ जिस तरीके से क्वेश्चन आता है रचनाकारों के बारे में आता है, उनके प्रकाशन वर्ष और कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है, उनकी विषय वस्तु, क्वेश्चन पूछने का यही पैटर्न होता है। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा आपने देखा होगा कि हमारे यूनिट 10 के सिलेबस में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी आवारा मसीहा लगा है, और कितने अच्छे से इन्होंने आवारा मसीहा के बारे में विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत अच्छे से शरद चंद्र जी को व्याख्यायित किया, उनके पूरे जीवन के एक एक पक्षों को बहुत ही मेहनत से जोड़कर एक कड़ी तैयार किया आवारा मसीहा। आप सभी को जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे विष्णु प्रभाकर जो है एक नाटककार, कहानी लेखक और जीवनीकार के रूप में, तो जीवनी तो हमने बताया ना कि ये जीवनीकार के रूप में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि आप इनकी जीवनी देखेंगे तो विष्णु प्रभाकर जी की जो इन्होंने जीवनी लिखी है, बिल्कुल अद्भुत कथा शिल्पी शरद चंद्र, जिनको शायद हम उतने अच्छे से नहीं जान पाते, लेकिन जब उनकी जीवनी को समझते हैं, देखते हैं, जो आवारा मसीहा में इन्होंने एक एक चीजों को केरा है, अद्भुत है। तो विष्णु प्रभाकर को नाटक, कहानी लेखक और जीवनीकार के रूप में, लेकिन हम यहाँ पे उनके उपन्यासकार के रूप में जो उनका उपन्यास विधा में योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उनके उपन्यास में देखेंगे तो उनके उपन्यास के तहत निशिकांत, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, दर्पण का व्यक्ति 1968 में आता है, कोई तो करके है, कोई तो 1980 में, अर्धनारीश्वर 1992 में, आदि कई उपन्यास प्रकाशित है। आपकी दृष्टि में व्यक्ति की संवेदना जब मानव की संवेदना में रूपायित होती है, तभी कोई रचना साहित्य की संज्ञा पाती है। आपके समूचे साहित्य में पराई पीर से जुड़ने की प्रक्रिया विद्यमान है। पराई पीर मतलब दूसरे के दुख से जुड़ने की परंपरा विद्यमान है। आपके समूचे साहित्य में पराई पीर से जुड़ने की प्रक्रिया है। आपके उपन्यास भी इसी प्रक्रिया की देन है। आपके दो उपन्यास हैं, निशिकांत और कोई तो। कौन से दो उपन्यास हैं आपके? इनके उपन्यास निशिकांत और कोई थी। निशिकांत और कोई तो कहते हैं कि विशेष ख्याति प्राप्त किए। निशिकांत में तो 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। कोई तो में सड़े गले नैतिक मूल, जड़ मान्यताओं एवं जीवन के विविध क्षेत्रों में लक्षित मानव मूल्यों के पतन पर तीखा प्रहार किया गया है। अर्धनारीश्वर जो आपकी रचना है, उसमें आपने समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों को सामने रखकर बलात्कार सहित उनकी सभी प्रकार की यातनाओं पे, अर्धनारीश्वर आपने देखा होगा कि जैसे धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता हो गया, और जैसे गोदान उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है प्रेमचंद जी का, ऐसे आप देखेंगे कि अर्धनारीश्वर जो है ये विष्णु प्रभाकर जी की प्रसिद्धि का एक आधार रहा है। और अर्धनारीश्वर का विषय वस्तु क्या है? अर्धनारीश्वर में समाज के जितनी भी वर्ग की स्त्रियां हैं उनको सामने रखकर उनके साथ कैसे शारीरिक शोषण होता है, उनके सभी प्रकारों की यातनाओं पर गहरी आत्मीयता के साथ विचार मंथन किया है। आपकी दृष्टि में एक दूसरे के प्रबल आकर्षण से मुक्त होकर ही स्त्री और पुरुष पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। आधुनिक संदर्भ में आपका ये निष्कर्ष एक सुझाव या तलाश के रूप में स्वीकार हो सकता है, उपलब्धि के रूप में नहीं। सब मिलाकर विष्णु प्रभाकर की मानवतावादी दृष्टि उनके प्राय सभी उपन्यासों में देखने को मिलता है।
उदय शंकर भट्ट इसके बाद यानी प्रेमचंदोत्तर युग में अवारम श्रीहा के विष्णु प्रभाकर के बारे में पढ़ने के बाद हमको किसके बारे में पढ़ना है? उदय शंकर भट्ट के बारे में। उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966 के दौर, नए मोड़ 1954 ईस्वी में इनका मतलब जो है रचनाक्रम में उदय शंकर भट्ट जी का नए मोड़ करके 1954 ईस्वी में। सागर, लहरे और मनुष्य करके, तो सागर है, लहरे है और मनुष्य करके कब आता है? 1956 में आता है। लोक परलोक करके 1958 में आता है। शेष अशेष करके 1960 में ये रचना आता है, शेष अशेष। तथा 2 अध्याय करके, तो 2 अध्याय रचना आता है 1963 ईस्वी में। ये सभी प्रकाशित उपन्यास हैं। नए मोड़ में एक सुशिक्षित और आत्मनिर्भर भारतीय नारी की व्यवस्था को यहाँ चित्रित किया गया है। सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई डॉक्टर शेफाली को अपना पहला विवाह स्वीकार्य नहीं है और अपनी इच्छा से दूसरा विवाह वो कर नहीं सकती। इसी बिंदु पर नए मोड़ की तलाश से ये उपन्यास सुखद मोड़ लेता है। ऐसे ही उदय शंकर भट्ट ने लिखा है सागर, लहरे और मनुष्य करके। जो सागर, लहरे और मनुष्य है उसमें आप देखते हैं कि जो बंबई के पास के जो मछुआरे हैं, तो बंबई के पास के मछुआरों का जीवन चरित्र इसमें चित्रांकित किया गया है। लोक परलोक करके उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है। उसमें बदलते हुए गांव की झांकियां दिखाई गई हैं और शेष अशेष में साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रांकन किया गया है। 2 अध्याय लघु उपन्यास है। इसके 2 अध्यायों में अभावग्रस्त सुशिक्षित साहित्यकार और सर्वगुण संपन्न किंतु तिरस्कृत वेश्यापुत्री की विडंबनापूर्ण जीवन गाथा अंकित है। आगे कहते हैं अपने सभी उपन्यासों में भट्ट जी ने मानवतावादी दृष्टि का परिचय दिया है। मानवतावादी दृष्टि से लिखे गए सामाजिक उपन्यासों की परंपरा इसके बाद भी चलती रही। आगे आप देखिए कि कौन कौन से लेखक हैं जो मानवतावादी दृष्टि का परिचय देते चलते हैं और आगे भी अगर देखें तो लेखकीय कर्म में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देते हैं। उसमें जैसे हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी है, इसके बाद जैनेन्द्र जी है, भगवती प्रसाद के बाद जैनेन्द्र जी का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, रामदर्श मिश्र है। ये सभी अन्य प्रगतिशील लेखक आते हैं, किंतु इनके उपन्यासों की पहचान कराने वाली अन्य विशेषताओं की प्रमुखता के कारण इनका परिचय आगे के पृष्ठों में उपयुक्त वर्गों के तहत रखा गया है। अब आप यहाँ पे देखिए जो स्वच्छंदतावादी उपन्यास हैं, तो स्वच्छंदतावादी उपन्यास और उपन्यासकार के तौर पे हम किसे देखते हैं उनमें स्वच्छंदतावादी एक तरीके से ये धारा आप देखेंगे ना कि आधुनिक काल में जो स्वच्छंदता मतलब कि जैसे भारतीय युग रहा तो 1900 के दौर तक कालखंड 50 से लेकर 1900 तक का जो कालखंड था वो एक तरीके से भारतीय युग का काल था। फिर आप देखते हैं कि 1900 से 1918 का कालखंड था जो पूरा महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान की वजह से वो द्विवेदी काल कहा गया। उसमें आप देखेंगे कि जागरण सुधार का काल था, राष्ट्रीयता से प्रेरित जो एक पूरा वातावरण था ना, वो बिल्कुल आप कहेंगे कि 1918 से 36 का कालखंड जब ज्यादातर लोग स्वाधीनता आंदोलन के उसमें कह सकते हैं ना कि सब लोग अपना योगदान देने के लिए उतर चुके थे। तो उस समय जो विषय वस्तु को केंद्र में रख के लिखा जा रहा था वो देशभक्ति से ओतप्रोत चीजें लिखी जा रही थी। लेकिन जैसे ही 36 के बाद का कालखंड आता है तो कविता, कहानी, उपन्यास जो भी विधाएं हैं उनमें एक रोमानियत का, सौंदर्य का, प्रेम का भाव जगता है जिसको हम छायावाद कहते हैं। और छायावाद का काल अपने आप में सौंदर्य, स्वच्छंदता और चेतनशील समाज का एक ऐसा रूप देता है कि मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए। तो जो स्वच्छंदतावादी उपन्यास है उसकी रचना छायावादी युग में ज्यादा देखने को मिलता है, जिसको हम रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। यानी जो छायावाद का युग है एक तरीके से वो रोमांटिसिज्म का युग है। और उस समय आप देखते हैं कि लोग प्रकृति से प्रेम करने की बात करते हैं, मानव से प्रेम करने की बात करते हैं, कण कण में सौंदर्य देखने की बात करते हैं। तो एक अलग युग का सूत्रपात हो जाता है। और ऐसे में आप देखिए कौन सी रचनाएं आती हैं, जैसे वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है गढ़कुंडार, और गढ़कुंडार का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। इसके बाद विराटा की पद्मिनी, ये तो यूपी हायर कमीशन में लगा है। विराटा की पद्मिनी बहुत अच्छी कहानी है कि कैसे विराटा की पद्मिनी जो है अपनी आहुति दे देती है। एक सुंदर स्त्री के पीछे सब लोग देवी देवी करके, जैसे देवदासी प्रथा होता था, देवी मान के उसको कैसे बलि का बकरा बना देते हैं। अंततः वो समाज को अर्पित कर देती है अपने एक जो अपना प्रेम होता है, अगर वो नहीं पाती तो अपने शारीरिक शोषण से बचने के उससे विराटा की जो पद्मिनी होती है वो कैसे मतलब कि सती सावित्री बने रहे, इसलिए वो अपना असामयिक मृत्यु करा लेती है, यानी कूद कर कुएं में जान दे देती है। तो ये यूपी हायर कमीशन में लगा है, चैनल पे कराया गया है। इसके बाद आप देखिए कि ये तो स्वच्छंदतावादी, उसमें वृंदावन लाल वर्मा का बता रहे हैं कि गढ़कुंडार 1929 में आया और विराटा की पद्मिनी भी 1929 में आया। अब प्रसाद की तितली आप देखिए कि प्रसाद का तितली है
बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद का तितली उपन्यास 1934 में आया। वैसे प्रसाद तो नाटक की विधा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे प्रेमचंद जी उपन्यास में है, निबंध आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी है, वैसे ही नाटक के क्षेत्र में देखिए तो नाटक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इनकी तीनों रचनाएं उपन्यास की विधा में देखें, चाहे वो तितली हो, इरावती हो, है ना, कंकाल हो, ये 3 रचनाएं इन्होंने लिखा था उपन्यास में जो मूल रूप से, बाकी और भी था लेकिन ये मूल रूप से जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो प्रसाद का तितली 1934 में आया। निराला की रचना 1931 में आया अप्सरा नाम से, और अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, निरुपमा, तो अप्सरा 31 में आया था निराला जी का, अलका 1933 में आया, प्रभावती 36 में आया और निरुपमा 36 में। यानी निराला जी ने प्रभावती और निरुपमा एक ही वर्ष में लिखा। दोनों ही रचनाएं आप देखिए, प्रभावती 1936 में है, निरूपा का कालखंड देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, 1936 में है। इसके बाद अप्सरा और अलका का टाइम देखें तो अप्सरा का टाइम क्या है? 1931 ईस्वी, और जो आप अलका का टाइम देख रहे हैं तो 1933 ईस्वी, यानी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद देखिए चित्रलेखा 1934 ईस्वी में, उषा देवी मित्रा का प्रिया 1936 में, ये आदि उपन्यासों को स्वच्छंदतावादी परंपरा में रखा गया है। प्रेमचंदोत्तर युग में रोमानियत की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेखकों का ध्यान यथार्थवाद की ओर केंद्रित हुआ, किंतु अन्य प्रवृत्तियों के अंतराल में लुकती छिपती ये धारा आज भी जीवित है। विद्वान आलोचकों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राधिका रमण प्रसाद सिंह, उपेंद्र नाथ अस्क, अज्ञेय, मनमथ गुप्त, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती आदि प्रेमचंदोत्तर लेखकों में भी ये प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। यानी ये जो विशेषता है, ये जितने लेखकों का आपको नाम गिनाया, ये विशेषता और लेखकों में भी देखने को मिलता है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा हो या चारूचंद्र लेख पुनर्नवा हो, अनाम दास का पोथा, सभी में आपको गहरी रोमानियत का भावबोध देखने को मिलता है। बाणभट्ट की आत्मकथा तो 1946 में हम इस चैनल पे बहुत अच्छे से कराएंगे बाणभट्ट की आत्मकथा, क्योंकि ये हमारे यूजीसी नेट के उपन्यास विधा के तहत जो यूनिट 6 है उसके सिलेबस में है। और जो उपन्यास सिलेबस में है आप एक देखिएगा कि किस तरीके से हम उपन्यास को, अभी तक जो उपन्यास पढ़ते थे उसको इस तरीके से पढ़ते थे कि कहीं पे भी मतलब हमारा सिलेबस कवर हो जाए। लेकिन अब आपको गोदान है, मानस का हंस है, बाणभट्ट की आत्मकथा है या जिंदगी नामा है, जितने भी उपन्यास लगे हैं, एक दृष्टि हम देंगे कि किस तरीके से जब कोई भी चीज पढ़ा जाए तो उसको पढ़ने के पीछे उसके दर्शन क्या हैं उनको भी समझना चाहिए। सिर्फ हमें तथ्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ही जो भी उपन्यास आपको कराया जाएगा चैनल पे इसी तरीके से कराया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। उपन्यास का नाम हमने क्या बताया वो ध्यान रखिए। बाणभट्ट यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो चारों उपन्यास है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें बाणभट्ट की आत्मकथा हमने बताया 1946 में है। वस्तुतः इसमें आप देखिए कि जो बाणभट्ट है वो स्वयं बहुत स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है, और कल्पना प्रियता, भावावेग, आदर्श प्रणय, सौंदर्य प्रियता, प्रकृति प्रेम, रहस्य प्रियता, विचित्रता और अलौकिकता के समावेश से ये कृति आपको स्वच्छंदतावाद की सभी विशेषताओं से ओतप्रोत दिखेगा। द्विवेदी जी के दूसरे उपन्यास चारूचंद्र लेख 1963 ईस्वी में भी रोमांस प्रियता लक्षित होती है। इस उपन्यास में स्वयं रानी चंद्रलेखा का जन्म महाराजा जय त्रिचंद और राजकुमारी चंद्रप्रभा परमार्दी देव की पुत्री के अवैध प्रेम से हुआ है। मैना का महाराज सातवाहन के प्रति वासना रही समर्पण भी सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण करता है। एक पुनर्नवा करके आपने कई बार नाम सुना होगा, अभी तक तो आप रटते रहेंगे कि पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना, पुनर्नवा रचना, या आप चारू जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा हो गया, पुनर्नवा हो गया, इनके अलावा अनाम दास का पोथा अभी तक रटते थे। लेकिन इनकी विषय वस्तु की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विषय वस्तु से पूछता है, थोड़े डेप्थ में जाके पूछता है, इसलिए आपको कंटेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, किस उपन्यास में किस विषय वस्तु पे बात किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो ये सेशन चल रहा है ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो रहा होगा। हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी स्टूडेंट अच्छे से देख रहे हो कमेंट करके वो जरूर बताएं कि हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे से आपकी समझ को विकसित करे। हम चाहते हैं ये सीरीज आपके लिए अपने आप में उपन्यास विधा में कंप्लीट सीरीज हो, और उसके लिए आप लोगों की प्रतिक्रिया अगर सार्थक रहेगी तो हम भी अपना प्रयास 100% दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान को
प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। प्रोत्साहन ही हमें निरंतर कार्य करने के लिए उत्सुक करता, प्रोत्साहित करता है। और अगर आप लोग बहुत तन्मयता के साथ इसे देख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं और सच में आपको लगता है कि इसमें हम आपकी यात्रा में साथ दे सकते हैं, तो हमें आप सभी की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि सच में ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्लासेज हो रही हैं। अब आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये सभी में गहरी रोमानियत विद्यमान है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में स्वच्छंदतावाद के सभी तत्व विद्यमान है। बाणभट्ट स्वयं स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है। यानी इसमें आप देखेंगे तो बाणभट्ट जो होता है वो स्वयं एक तरीके से स्वच्छंद प्रवृत्ति का, मतलब ये एकदम किसी के बंधन में नहीं बंधा होता है। कल्पना प्रियता, भावावेग, आदर्श प्रणय, सौंदर्य प्रियता, प्रकृति प्रेम, रहस्य प्रियता, विचित्रता और अलौकिकता के समय भी समावेश है। ये कृति जो है वो स्वच्छंदतावाद की सभी विशेषताओं से युक्त हो गई है। द्विवेदी जी के दूसरे उपन्यास चारूचंद्र लेख, देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में आया और जो चारूचंद्र लेख है ये कब आया, तो चारूचंद्र लेख 1963 में भी रोमांस प्रियता उसमें दिखता है, यानी रोमांस से भरा जो है उपन्यास है। द्विवेदी जी का दूसरा ये हो गया। इस उपन्यास में देखिए स्वयं जो रानी चंद्रलेखा है उनका जन्म जो होता है महाराज जयत्रीचंद के बाद उनका बताया हमने कि कैसे चंद्रमा परमार्दी देव की पुत्री होती है, उनके अवैध प्रेम से ये मतलब आगे चलता है। मैना का महाराज सातवाहन के प्रति वासना रही समर्पण भी सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण करता है। और जो पुनर्नवा आया था इनका 1973 में, तो पुनर्नवा में किन चीजों पे बात की गई है, उसमें पुनर्नवा में गोपाल, आर्यक और चंद्रा का प्रेम पूर्णतः रोमांटिक होकर आया है। और ऐसे ही इनकी रचना है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा कब आया, 1976 में इनकी जो रचना है अनाम दास का पोथा करके ये रचना अनाम दास का पोथा आया। अनाम दास की पोथा 1976 में खासियत क्या है, क्यों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये रैकवे ऋषि और राजकुमारी जबाला का जो विवाह है उनकी जातीय मर्यादा का उल्लंघन करके इसमें दिखाया गया है। तो पोथा 1976 में रैकवे ऋषि और राजकुमारी जबाला जो है इनके विवाह जाति मर्यादा का उल्लंघन करके इस उपन्यास में दिखाया गया है। तात्पर्य ये है कि अपने सभी उपन्यासों में द्विवेदी जी ने परंपरागत सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद मानवतावादी जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठा करके अपने रोमानी झुकाव का परिचय दिया है। वस्तुतः रोमांस प्रियता मनुष्य की तो सहज प्रवृत्ति है और ये रोमानी झुकाव का परिचय देते हैं, सौंदर्य चेतना का एक रूप दिखाते हैं। और जो हमारे यहाँ पे एक वर्जनाएं हैं, मान्यताएं हैं कि ये नहीं करना वो करना है, जो कि मनुष्य के एक कह सकते हैं कि जीने के लिए स्वाभाविक गति बढ़ाने का काम करता है, उन वर्जनाओं पे भी इन्होंने लोगों का ध्यान दिलाया है कि वर्जनाओं के घेरे में बधी हुई कलाकारों की पीढ़ी कभी कभी सहसा विद्रोह कर उठती है, स्वच्छंदतावाद की धारा प्रभावित करती है। वर्जना के कारण ही कलाकार अतीत में विचरण करते हुए अपनी मन तुष्टि करता है और युग जीवन में परिवर्तन के साथ सामाजिक वर्जनाओं में शिथिलता आने पर यह प्रवृत्ति और स्पष्ट होती है। अब ये जितने भी हैं जो मानवतावादी उपन्यास के केंद्र में थे, वो मानव को समझते थे, मानव की हर एक जरूरत को सबसे ऊपर रखते थे। लेकिन अब प्रकृतिवादी जो उपन्यासकार हैं उनमें प्रकृति जो नेचुरल है, हम आज जो है हमारे आसपास सब कृत्रिमता का आवरण है, जो रियलिटी है उससे हम बहुत दूर हैं, यथार्थ चीजें हमारे आसपास नहीं दिखती, सब कुछ आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो कृत्रिमता का बोलबाला है। ऐसे में जो हमारे प्रकृतिवादी उपन्यासकार की परंपरा में जो उपन्यास लेखक रहे हैं उन्होंने क्या किया है, प्रकृतिवादी उपन्यासों की परंपरा का सूत्रपात कब हो जाता है, सूत्रपात तो प्रेमचंद युग से ही हो जाता है। चतुर्सेन शास्त्री का नाम आपने सुना होगा, वैशाली की नगर बधू हो, वयम रक्षामा हो, कितने इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। तो 1891 से 1960 के दौर में बताते हैं जब चतुर्सेन शास्त्री का समय आता है, या पांडे विचन शर्मा उग्र का हो गया 1900 से 67 का समय, या ऋषभ चरण जैन है 1912 ईस्वी, ये सभी उपन्यासकार के तौर पे जो जाने जाते हैं, यानी चतुर्सेन शास्त्री, वेचन शर्मा जी, ऋषभ चरण जैन, ये सब प्रमुख प्रकृतिवादी उपन्यासकार के तौर पे जाने जाते हैं। इनके अलावा कुछ आलोचकों ने अस्क और यानी उपेंद्रनाथ अस्क और इनके साथ ही यशपाल जी को भी प्रकृतिवादी उपन्यासकारों में प्रमुख रूप में स्थान दिया है। प्रकृतिवाद अपने मूल रूप में एक जीवन दर्शन है। प्रकृतिवाद मानव जीवन को वैज्ञानिक ढंग से जानने और समझने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य पशु है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो मनुष्य क्या है, मनुष्य में अगर बुद्धि, विवेक, बल ये थोड़ा सा अलग ना हो तो मनुष्य जिस तरीके से एक पशु की जितनी जरूरतें हैं, तो अगर बुद्धि विवेक से व्यक्ति काम नहीं करता, कभी कभी देखिए मनुष्य ही किस तरीके से अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों में आ जाता है। कहते नहीं कि जब नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्यों कहते हैं कि एक समय था जब एक जंगली राज हुआ करता था, जब मनुष्य ने जन्म लिया, जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ, तो हमारे अंदर ये नाखून का बढ़ना हुआ, बाल का बढ़ना हुआ, ये सब पाश्विक वृत्तियों का ही तो कमाल रहा है। और जब हमारे अंदर बुद्धि चेतनशील प्राणी हुए
तो वही तो हमें पशु से अलग करता है, वरना हमारे और पशु में क्या अंतर है। और कभी कभी मनुष्य जब किसी के जैसे भाई महिलाओं के साथ इतना गलत व्यवहार होता है तो कभी कभी वो सारी हदें पार कर देता, तो यही तो लगता है कि ये तो पाशविक वृत्ति है इसके अंदर। एक जिस तरीके से जानवर जो है, पशु जो है वो नहीं सोच सकता, वैसे तो ये भी कर रहा है, तो इसके और एक पशु में क्या अंतर है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। जो प्रकृतिवादी मानव जीवन को वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, समझते हैं, वो प्रयत्न करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो मनुष्य क्या है। मनुष्य वैज्ञानिक दृष्टि से तो एक पशु ही है। वो पशुओं के समान वातावरण, परिस्थिति और अचेतन मन से परिचालित होता है। काम और भूख मनुष्य की सहज वृत्तियां है। एक वासना जनित प्रेम, काम भाव, तो काम भाव एक मनुष्य का वो अहम अंग है, उसके लिए वो निरंतर प्रयास करता रहता है। और एक मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों में भूख है, यानी अगर आपके जनजीवन के संचालन में दो चीजें प्रमुख भूमिका में है, तो या तो काम भावना आपके पीछे काम करता है, या तो आप दिन प्रतिदिन जो भी मेहनत कर रहे हो अपने पेट के पालन के लिए कर रहे हो। इसके अलावा आपकी कौन सी सहज वृत्तियां हैं जो आपको लोगों से ऊपर बनाए। इसके बाद ये कहते हैं इसके अनेक क्रियाकलाप इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित है और परिचालित है। मनुष्य का प्रत्यक्ष व्यवहार उसकी किसी न किसी आंतरिक यांत्रिकता का परिणाम है। वो बाह्य विवशता, इन दोनों को वैज्ञानिक जैसी तटस्थता से उद्घाटित करना ही साहित्यकार का धर्म है। जीवन में जैसे विद्रूप और कुत्सित कहा जाता है, वो सहज और वैज्ञानिक भी है। हिंदी में जिन उपन्यासकारों को प्राकृतवादी कहा गया है, उनके लिए कहना कठिन है कि वस्तुतः वे प्राकृतवादी जीवन दर्शन में पूर्ण विश्वास करते हैं या नहीं। चतुर्सेन शास्त्री पर गांधीवाद का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ये दूसरी बात है कि उन्होंने गांधी की वैश्विक चेतना से अपने आप को नहीं जोड़ा। शास्त्री जी की प्रमुख रचनाओं में आप देखिए तो शास्त्री जी की प्रमुख रचनाओं में हृदय की परख है, यानी रचना में देखिए तो हृदय की परख वो 1918 में आता है, हृदय की प्यास 1931 में, अमर अभिलाषा 33 में, वैशाली की नगर बधू 2 खंड में 1948 में, मंदिर की नर्तकी 1951 ईस्वी में, अपराजिता 52 में, आलमगीर 1954 में, सोमनाथ 1955 में, वयम रक्षामा 2 खंड 55 में और सोना और खून 3 भाग 1957 से 58 में, सह्याद्री की चट्टानें 1959 ईस्वी में, बिना चिराग का शहर 1960 में। शास्त्री जी के सभी उपन्यासों को तकनीक दृष्टि प्राकृतवादी नहीं कहा जा सकता। वे अपने रहस्यमयी भाव प्रेरित कल्पना से ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। अतीत के रहस्य लोक की रचना करके शास्त्री जी उस लोक में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का स्वतंत्र चित्र यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। संभवतः यौन चित्रों की बहुलता के कारण ही इनकी गणना प्रकृतवादी उपन्यासकारों के तौर पे होती है। अंग्रेजी के उपन्यासों में अगर देखें तो कुछ उपन्यास हैं जैसे दिल्ली का दलाल 1927, चॉकलेट 1927, चंद हसीनों के खतूत 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1931, बुधवा की बेटी का रूपांतरण आदि प्रसिद्ध है। ऋषभ चरण जैन के प्रमुख उपन्यास में कौन कौन से हैं तो मास्टर साहब 27, दिल्ली का व्यभिचार 1928, बुरके वाली 1928, वेश्यापुत्री 1929, दुराचार के अड्डे 1930, चांदनी रात 1930, सत्याग्रह 1930, गदर 1931, भाग्य 1931, भाई 1931, रहस्यमयी 1931, मधुकरी 1933, चंपाकली 1933, बुर्दा फरोश 1936, मंदिरदीप 1936, हर हाइनेस 1938, मैखाना 1938, 3 इक्के 1940 ईस्वी। इसमें संदेह नहीं कि इन उपन्यासकारों ने यथार्थ के नाम पर मानव जीवन की विकृतियों को प्रत्यक्ष किया। इनका उद्देश्य जो भी रहा हो, किंतु इनके द्वारा मन पर स्वस्थ प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं की जा सकती। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये लेखक अपने चित्रणों में तटस्थ और निश्चंग रहे। इन लोगों ने रस लेकर व्यभिचार के विविध रूपों का वर्णन किया है। उग्र जी जैसा लेखक नारी के संबंध में विचार करते समय दयनीय ढंग से रूढ़िवादी हो गया है। वे कहते हैं बाहर जब भी स्त्री घूमेगी पुरुष से उसे खतरा रहेगा ही। क्या कहते हैं उग्र जी नारी के संबंध में? देखिए बेचन शर्मा उग्र के विचार क्या हैं। कहते हैं कि बाहर जब भी स्त्री घूमेगी पुरुष से तो उससे खतरा रहेगा ही। बात बात में गर्भ धारण करने और अपने रक्त मान से स्वतंत्रता का मूल चुकाने का अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत पढ़ी लिखी उग्र जी की जी जी जी। इनका एक उपन्यास है उग्र जी का जी जी जी। उसमें कहते हैं कि कुल मिलाकर मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे मालूम पड़ा है कि जो उत्तमतम नारी के लिए मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष की अंक साइनी बनने के सिवा और कोई गति नहीं है। यानी स्त्री का एक ऐसे रूप के बारे में बताते हैं कि समाज में स्त्री का दर्जा क्या दिया गया है। और स्त्री एक तरीके से अंकशाही, मतलब कि लोगों के अब कहने में भी एक तरीके से वो लगता है कि स्त्री को इस रूप में इन्होंने देखा है, जी जी में वो व्याख्यायित किया है कि उसका कितना वो सिर्फ एक तरीके से पुरुष के लिए एक औजार की भांति है, या कल पुर्जे की तरह कि उस मशीन को चलाते रहो यूज करते रहो, यूज एंड थ्रो वाला कंडीशन है। उसके खुद के अस्तित्व का
कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जब से किसी के घर आती है जी 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 हामी भरती है। बाल्यावस्था से एक तरीके से जब युवा अवस्था में प्रवेश करती है तो घर पे पिता हैं, भाई हैं, इनके बंधनों से बंधी है। फिर जीवन पर्यंत वो दूसरों पे निर्भर होकर अपने पति के घर जाती है। उसके खुद के अस्तित्व की बात पे ये कहते हैं कि जी 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 करके तो हामी भरती है। इसलिए कहते हैं कि कुल मिलाकर मुझे यही मालूम हुआ है कि जो उत्तमतम नारी है, बहुत अच्छी नारी, जिनको हमारा समाज कहता है कि जो हमारी सामाजिक मान मर्यादा है उसके आधार कहता है हाँ वो बहुत अच्छी है, वो कुलक्षणी नहीं है, सुलक्षणी है। सुलक्षणी मतलब सुलक्षण, यानी जो मतलब कि समाज ने आपके लिए एक दायरा फिक्स कर रखा है, आप क्या उस पैमाने पे खरे उतरते हैं? अगर खरे उतरते हैं तो फिर आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं। और जो लड़की विरोध करती है, अपने आप के अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को समझती है और दुनिया को चैलेंज देती है, वो हमारे समाज के लिए कुलक्षणी है। तो वही चीज कहते हैं, मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष की अंकसाइनी बनने के सिवा उसकी कोई गति नहीं है। इस कथन में जो सदियों की पीड़ा जन निराशा ने उसे नियतिवादी बना दिया है, उसके संघर्षशील विद्रोही रूप की झलक यहाँ देखने को नहीं मिलती। गनीमत यह है कि उपर्युक्त उपन्यासकारों के सभी उपन्यास प्रकृतवादी नहीं है। आगे कहते हैं कि लेखकों का धर्म क्या है, लेखक का धर्म क्या होता है? वे जीवन के गंदे से गंदे और कुरूप चित्र सबके सामने लेके आए। अच्छा अच्छा नहीं दिखाए, जो गंदा है गंदे को गंदा कहे, अच्छे को अच्छा कहे। उपन्यास तो वही अच्छा है ना। तो कहते हैं कि मनुष्य की नैतिक दुर्बलताओं, रोगी और विकृतियों का वर्णन करते समय उसके कोई भी अंश को नहीं छोड़ना चाहिए। आगे चलकर स्वतंत्रोत्तर युग में उपेंद्र नाथ अस के गिरती दीवारें, यानी स्वतंत्रता के बाद आप देखते हैं 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिल जाती है तो इनकी जो और भी रचनाएं आती हैं उसमें कहते हैं कि अस्क जी की गिरती दीवारें और गर्म राख को प्राकृतवादी कहा गया है। शिवदान सिंह चौहान गर्म राख को प्राकृतवादी मानते हैं। पंडित नंद दुलारे बाजपेयी गिरती दीवारों को, राजेंद्र यादव अस्क को पूर्णतः प्रकृतवादी नहीं मानते। उनकी दृष्टि में उनकी अप्रोच यथार्थवादी है और वर्णन प्रकृतवादी है। यशपाल को कभी कभी प्रकृतवादी कहा गया है, किंतु यशपाल ने यथार्थ की जो व्याख्या की है वो प्रकृतवाद से भिन्न है। वे कहते हैं कि कला यथार्थ को देख लेना या दिखा देना भर नहीं होता है। यानी कला क्या होता है, आपने कोई भी चीज सबके सामने रख दिया, बस दिखा देना, बस उसी को कला नहीं कहते हैं। कलात्मक प्रयोजन से यथार्थ उत्पन्न कर सकना, यानी आपके अंदर एक क्वालिटी हो कि कलात्मक गुण से आप चीजों को सबके सामने रख पाए और वो रखने में यथार्थ झलकना चाहिए, सच्चाई झलकना चाहिए और उसका उपयोग कर सकने की कला हो। अगर जो बात हम समाज को बताएं और जिस उद्देश्य से हम समाज को बताएं वो समाज समझ रहा है, उस पर काम कर रहा है, उसी को तो कलात्मकता और रचनात्मकता कहते हैं। अगर आपने जो कह दिया उसको लोगों ने आत्मसात ही नहीं किया, उस पर काम ही नहीं किया, तो क्या ही मतलब उसका निकला। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में आप आगे देखेंगे तो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में श्री भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981, श्री उपेंद्र नाथ अस 1911 से 1996 ईस्वी, भगवती प्रसाद बाजपेयी 1899 से 1973 ईस्वी, श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1995 ईस्वी, उषा देवी मित्रा 1897 से 1966 ईस्वी आदि प्रमुख माने गए हैं। दूसरी पीढ़ी के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल को भी इसी परंपरा में रखा जा सकता है। इनमें कई के संबंध में व्यक्तिवादिता के प्रश्न पर मतभेद हो सकता है। भगवती बाबू अपने को अहंगवादी मानते हुए भी अहंग के विस्तार में विश्वास करते हैं और सीमित सत्य यानी व्यक्ति सत्य और साथ ही साथ व्यापक सत्य यानी सामाजिक सत्य में सामंजस्य चाहते हैं। इसी प्रकार उपेंद्र नाथ अस्क के संबंध में भी शंका हो जाती है। अस्क ने सामाजिक सत्य को कम महत्व नहीं दिया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान उन्हें व्यक्तिवादी घोषित करते हुए स्वीकार करते हैं कि अस्क ने व्यक्ति चिंतन को हृदय से और समष्टि चिंतन को बुद्धि से जोड़ा है। स्वयं अस्क अपना आत्मविश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व की दोहरी चेतना को स्वीकार करते हैं। अस्क जो कि आत्मनिष्ठ और आत्म केंद्रित हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो अस्क हैं, क्योंकि एक उपन्यासकार के तौर पे अगर देखें तो स्वतंत्रतावादी समय में अस्क जी का भी नाम आता है और अस्क जी के बारे में बताया गया है कि जो अस्क हैं वो आत्मनिष्ठ और आत्म केंद्रित और संयमी हैं। इससे शायद उन्हें जानने वाले इनकार ना करें, लेकिन वो वितरागी और सन्यासी भी है, ये भी उनके पक्ष को हमें जानना चाहिए। इसे सुनकर उनके परिचितों में से 95% अविश्वास से हंस देंगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है ना कि उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग वितरागी का है, जो संसार के छल कपट संघर्ष द्वंद्व में रहता हुआ, उसमें भाग लेता हुआ भी उससे दूर है, एकदम निर्लिप्त। तात्पर्य है कि अस्क संसार के संघर्ष एवं द्वंद्व को स्वीकार भी करते हैं और उससे अलग भी हो जाते हैं।
वस्तुतः व्यक्तिवादी वो है जो व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व को समाज से पहले स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि में समाज व्यवस्था माध्यम मात्र होती है, लक्ष्य व्यक्ति होता है। अपने योगक्षेम का वास्तविक निर्णायक कौन होता है? तो व्यक्ति होता है। वो अपने प्रति स्वयं उत्तरदायी होता है। आधुनिक युग में अनेक कला आंदोलनों के माध्यम से व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्त हो रही है। कुछ भी हो, उपर्युक्त उपन्यासकारों का समानता व्यक्तिवादी कहा गया है। इसलिए विवेचन की सुविधा की दृष्टि यहाँ हम इसी वर्ग के तहत इन्हें रखेंगे। आगे अब भगवती बाबू जो है, इनके पहले उपन्यास के बारे में बताया गया है। वैसे भगवती बाबू के ढेर सारे उपन्यास का जिक्र किया गया है, लेकिन क्रम से अगर देखें तो सबसे पहले उपन्यास का नाम है पतन। पतन उपन्यास जो है 1927 ईस्वी में प्रकाशन में आया। इसके बाद आप देखिए चित्रलेखा, अद्भुत उपन्यास है चित्रलेखा। अगर आप इसे नहीं पढ़ पाए तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जब भी आपको समय मिले, पाप और पुण्य को समझने के लिए भगवती बाबू का आपको चित्रलेखा जरूर समझना चाहिए। कैसे हमें लोग जो है एक तरीके से जो सामने दिखते हैं वो रियल में होते नहीं है। भगवती जी ने पाप और पुण्य को जिस तरीके से चित्रलेखा के माध्यम से समझाया है वो बहुत ही अलग है, अनोखा ढंग है पाप और पुण्य को समझने का। इसलिए आप समय निकाल के चित्रलेखा पे फिल्म भी बना हुआ है, उनको जरूर देखें और हमें ये बताएं भी कि क्या ये सच में आपको फिल्म पाप और पुण्य की परिभाषा को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है। आगे इनकी रचनाएं यानी पतन 1927 में, इसके बाद चित्रलेखा का समय 1934 में है, 3 वर्ष 36 में है। यानी 27 में पतन लिखते हैं, फिर चित्रलेखा 34 ईस्वी में लिखते हैं, 1934 में लिखते हैं, फिर 3 वर्ष बाद 1936 में ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, मतलब 3 वर्ष करके एक रचना ही है जो कि 1936 में लिखते हैं। और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो 1946 में आता है। आखिरी दांव करके 1950 में आता है। अपने खिलौने 1957 में, भूले बिसरे चित्र 1959 में, वो फिर नहीं आई 1960 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, थके पांव 1963 ईस्वी, रेखा 1964 ईस्वी, सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी, सबही नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी, प्रश्न और मारीचका 1973 ईस्वी, युवराज चुंड 1978, धुप्पल 81, चाणक्य 1982 आदि उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें आप देखो तो चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई तथा प्रश्न और मारीचका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। चित्रलेखा पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को ऐतिहासिक परिवेश में दिखाता है। इसलिए हमने कहा कि समय निकाल के आपको पाप और पुण्य क्या है, जिस तरीके से इन्होंने चित्रलेखा में समझाया है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि पाप क्या है। पाप के अलावा अगर देखें तो हमारे समाज में पाप के अलावा पुण्य किसको माना गया है? तो क्योंकि फिल्म है, फिल्म में कोई चीजें आप देखते हैं तो वो आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाता है। इसलिए हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आपको पाप और पुण्य चित्रलेखा जो इनका ऐतिहासिक उपन्यास है उसके माध्यम से समझना चाहिए और बहुत प्रसिद्ध भी रहा है, ये आया था। इसके बाद जो है और भी जो रचनाएं हैं, तो चित्रलेखा के बारे में हमने बताया ना कि पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को ऐतिहासिक परिवेश में रख के प्रस्तुत किया गया। लेखक का समाधान है आधुनिक व्यक्तिवादी चिंतन का परिणाम। उसका निर्णय है कि ना तो कोई चीज पुण्य होता है ना कोई पाप। हमारी परिस्थितियां कोई भी चीज पुण्य और पाप में तब्दील कर देती हैं। एक ही कृत्य को कोई पाप कहता है, कोई इसी को पुण्य कहता है। आपको ये समझना उसकी परिस्थितियां पाप के पक्ष में है कि पुण्य के पक्ष में। यानी अगर एक चोर चोरी कर रहा है, आपने एक कहानी पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, कहानी है कहानी विदा में राही कहानी, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, हाँ राही कहानी लगा है। तो राही जो है अपने बच्चे के पेट पालने के लिए जो है, जब वो बहुत ज्यादा भीख मांगती, सबसे मांगती, कोई नहीं देता, तो वो चोरी कर लेती है और बस उसको चोरी करने का दंड ये मिलता है कि उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जब जाती है वो जेल में, तो उसको जब अनीता मिलती है जेल में, तो बातचीत होता है, तो बात यही होता, तो अनीता पूछती है कि तुमको यहाँ जेल में क्यों लाया गया? तो वो कहती है कि मैंने चोरी किया है, उसी के जुल्म में लाया गया है। और उनके बच्चा भी होता है, तो फिर पूछती है चोरी क्यों किया तुमने, क्या कारण था चोरी करने का? तो उसने बताया कि कैसे, मतलब संबोधित करके बताया कि कैसे हम बहुत विषम परिस्थिति में थे और बच्चा रो रहा था, बिलक रहा था, मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने ऐसे चोरी कर दिया बच्चे को खिलाने के लिए। और फिर इस तरीके से जो अनीता होती है वो सोचने लगती है। फिर कहते बस तुम्हें इसी वजह से ये किया गया, तुमने क्या बताया नहीं, तुमने चोरी क्यों किया, कारण नहीं बताया। तो उसने कहा कि साहब कौन सुनता है, मतलब एक तरीके से उनको संबोधित करके अनीता को कहा कि यहाँ पे हम लोगों का कौन सुनता है। उनकी नज़र में तो ये पाप था और उन लोगों ने हमें बंद कर दिया। हमारी परिस्थितियाँ किस तरीके से जिम्मेदार थी, हमारा भूख से बच्चा छटपटा रहा था, वो उसके भूख को हम नहीं देख पाए, हमारी परिस्थिति जिम्मेदार थी, हमको चोरी करने को मजबूर किया, अन्यथा हम चोरी नहीं करते। अनीता
जिस स्थिति में देखती है, क्योंकि एक समय था जब स्वाधीनता आंदोलन का लहर था, तो आप देखते हैं कि जेलों में जो बंद करते थे कैदियों को और सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अलग अलग क्लास में बंद किया जाता था। जैसे आप जेल में भी देखेंगे A क्लास, B क्लास, C क्लास का दर्जा होता था। तो अनीता सोचती है कि हम स्वाधीनता आंदोलन के नाम पे आते हैं और सोचते हैं हम तो एक तरीके से बहुत बड़ा आहुति का काम कर रहे हैं, देश को बहुत ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारी जो अपने मतलब कि कोई दोस्त भी नहीं है, उसको इस स्थिति में लाया गया, नहीं पता इनके बच्चे बिलबिला रहे हैं और हम यहाँ आने के बाद ये मांग करते हैं हमको A क्लास दे दो, B क्लास कर दो, और हम ये सोचते हैं कि देश और दुनिया के सबसे बड़े स्वाधीनता आंदोलन के जो आहुति देने का काम कर रहा है वो हम कर रहे हैं। हमको कौन सी दिक्कत है, सारी सुख सुविधाएं हमें जेल में मिल रही है, जाने के बाद सम्मान मिल रहा है, हमारे सम्मान के असली हकदार तो ये है। इसलिए आपकी परिस्थितियां होती हैं जो पाप और पुण्य का निर्धारण करती, आप स्वयं पाप और पुण्य का निर्धारण नहीं करते। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने चित्रलेखा के माध्यम से इतना बढ़िया से ये बात बताई है, इसलिए हम फिर से कहेंगे आप लोग समय निकाल के ये फिल्म जरूर देखें। आगे देखिए, लेखक का समाधान आधुनिक व्यक्तिवादी चिंतन का परिणाम है। उसका निर्णय है कि ना तो कोई चीज पुण्य है ना कोई पाप। ये तो हमारी परिस्थितियां होती ना कि क्या चीज पुण्य है क्या चीज पाप है, हम क्या जाने पाप क्या है पुण्य क्या है। एक ही कृत्य किसी को पाप सा लगता है और दूसरा किसी को पुण्य लगता है। इस मूल प्रश्न के साथ उपन्यासकार ने परिस्थितियों की प्रबलता और व्यक्ति की निरीहता और साथ ही साथ प्रकृति की अपूर्णता और कुरूपता को सबके सामने उद्गार कर दिया, यानी सबके सामने रख दिया है। लेखक के दृष्टिकोण को अपने व्यक्तित्व की गरिमा से स्पष्ट और प्रत्यक्ष कराने वाला बीजगुप्त है, उसे ही लेखक का सर्वाधिक सहानुभूति प्राप्त है, क्योंकि वो चित्रलेखा के प्रति आसक्त है और जीवन पर्यंत वो राजा होते हुए भी अगर चित्रलेखा जो कि समाज की नर्तकी है, बहुत ज्यादा सम्मानित नहीं है, लेकिन सिर्फ उसे देह की वस्तु नहीं समझता, उसे प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, अंत तक उसके प्रेम के पात्र के रूप में इंतजार करता रहता है। लेकिन जो हमारे समाज के एक ऐसे वर्ग हैं जो सबको पाप और पुण्य का ज्ञान देते हैं, वो भी व्यभिचारी किस तरीके से अपने आप को अपनी वासना पे सिद्ध नहीं प्राप्त कर पाए होते हैं, तो पाप और पुण्य की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से इन्होंने वर्णित किया है। आगे कहते हैं कि जो यहाँ पे बीजगुप्त है, क्योंकि जो उसका विश्वास है कि व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति यानी व्यक्तित्व जो है जीवन में प्रधान चीज है और व्यक्ति से ही तो एक कम्युनिटी बनता है, एक समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनाना अपना ही अपमान करना है। बीजगुप्त का जो प्रेम है वो रोमांटिक है, वो चित्रलेखा को सामाजिक स्वीकृति के साथ पत्नी नहीं बना सकता, वो उसकी चिंता नहीं करता, वो सब कुछ त्याग कर चित्रलेखा को स्वीकार तो कर सकता है, ये चीज तो उसके हाथ में है। वो देवता है और टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में आया। वर्मा जी ने गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया है कि जो हमारे यहाँ पे जो अलग अलग सिद्धांत चल रहे हैं, जिनमें गांधीवादी सिद्धांत है, आतंकवाद सिद्धांत है, साम्यवाद है, ये अलग अलग सिद्धांत कहीं ना कहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित होते हैं। विशेषता ये है कि एक ही परिवार के 3 सगे भाई दयानाथ, प्रभानाथ और उमानाथ, यानी यहाँ पे देखिए एक ही जगह के 3 भाई हैं, दयानाथ हैं, प्रभानाथ हैं और उमानाथ हैं। तो एक लोग दयानाथ गांधीवादी, प्रभानाथ तो आतंक और साम्यवादी, ये तीनों का दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इन तीनों के पिता कौन होते हैं? पंडित रमानाथ ध्वंसामुनोक सामंतवाद के प्रतिनिधि। उपन्यास का अंत होते होते रमानाथ का सबल दृढ़ अहंगवादी व्यक्तित्व वो पाठकों के मन पर छाप छोड़ जाता है। यो कहे कि इस उपन्यास में सन 1930 के आसपास का भारतीय सामाजिक राजनीतिक विचारधारा सबके सामने उभर कर आ जाता है, किंतु उनका चित्रण वस्तुनिष्ठ न होकर लेखक की इच्छा सृष्टि बनकर रह जाता है। कदाचित इसलिए रांगी राघु ने आगे चलकर सीधे साधे रास्ते लिखकर, मतलब फिर से उन्होंने लिखा था, जो आगे उनका उपन्यास था सीधे साधे रास्ते करके, रास्ते लिखकर उन्होंने जो कमजोरियां थी एक तरीके से वो लोगों की कमजोरियों को उजागर किया। फिर इनकी रचना आता है, उपन्यास आता है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र में एक मध्यवर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों की कथा के माध्यम से भारतीय समाज की विगत अर्धशती का इतिहास यहाँ पे इन्होंने चित्रित किया है। मुंशी शिवलाल आजीवन विष, उनके पुत्र ज्वाला प्रसाद तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। उनका पुत्र गंगा प्रसाद डिप्टी कलेक्टर बनता है। गंगा प्रसाद का पुत्र नवल किशोर राष्ट्रीय संग्राम का सेनानी बन जाता है। लेखक ने सन 1880 से लेकर 1930 तक के जो भारतीय जीवन और बदलते हुए मूल्य हैं उनको रेखांकित किया है। पुस्तक 5 खंडों में विभक्त है। पहले 2 खंड में, यानी भूले बिसरे चित्र की बात कर रहे हैं, पहले 2 खंड में सामंतशाही का चित्रण देखने को मिलता है और जो तीसरा खंड है उसमें पूंजीवादी सामंतशाही को पराभूत करके सामने दिखाया गया है।
चौथे खंड में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय होता है और पांचवें खंड में नवल किशोर नए युग का प्रतीक बनकर सामने आता है। इतनी विस्तृत पटभूमि के कारण स्वभावता इस उपन्यास में अनेक पात्रों का चरित्र पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका है। हर पीढ़ी की समस्त प्रवृत्तियों का रेखांकन भी नहीं हो सका। उपन्यास में गहराई नहीं आ सकी है। अधिक से अधिक हम इसमें 50 वर्षों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों का कथात्मक इतिवृत्त एक स्थान पर पा जाते हैं। आखिरी दांव एक जुआरी के असफल के प्रेम की कथा है। एक ग्रामीण स्त्री चमेली मनचले रत्नू के साथ बंबई भाग जाती है। रत्नू उसका सहारा गहना उड़ाकर उसे वेश्या बनाना चाहता है। चमेली भागकर रामेश्वर जुआरी के पास आती है। जुआरी उसे संतुष्ट करने के फेर में अपने मालिक सेठ शिव कुमार को 2000 रुपया सट्टे में हार जाता है। परिस्थितियों के भंवर जाल में पड़ी चमेली सेठ शिव कुमार की वासना का शिकार बन जाती है। परिस्थितियों के भंवरजाल में पड़ी चमेली जब शिव कुमार की वासना का शिकार बन जाती है, चमेली अभिनेत्री बनती है। आगे चल के सेठ जो होता है शिव कुमार, वो फिल्म निर्माता बनता है और जो चमेली होती है वो आगे चलकर अभिनेत्री बन जाती है। उपन्यास के अंत में रामेश्वर पकड़ा जाता है और चमेली आत्महत्या कर लेती है। लेखक का मतलब यह है कि हम सब पैसों के ही तो गुलाम हैं। धन हमारा ईश्वर है। इस पैसे की दुनिया में ना पाप है, ना पुण्य है, ना प्रेम है, ना भावना है। जो कुछ है वो बस धन है। जिसके पास वो धन है वो सब कुछ खरीद सकता है। रूप खरीद सकता है, यौवन खरीद सकता है, आत्मा खरीद सकता है। आखिरी दांव 238 पृष्ठ पे यही बात कही गई है। ऐसे ही इनकी रचना में एक अपने खिलौने हैं। अपने खिलौने में दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन, यानी कहने वाला कि दिल्ली मॉडर्न सोसाइटियों का समाज है। दिल्ली एक तरीके से सबके दिलों पे राज करने वाला शहर, सब वहां जाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है अपने खिलौने में। तो अपने खिलौने जो इनका उपन्यास है उसमें दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाया गया है, उस पर व्यंग भी किया गया है। यहाँ पे देखिए, रेखा एक ऐसी आधुनिक नारी की कहानी है जो श्रद्धा तिरेक के कारण अपनी उम्र से बहुत बड़े, यानी अपने खिलौने में और दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी के खोखलेपन की कहानी कैसे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो कहने वाले की होते हैं ना कि बहुत मॉडर्न लड़की है, बहुत मॉडर्न सोच रखती है, तो यहाँ पे वो जो कहानी है कहते हैं यहाँ पे एक रेखा नाम की लड़की है, ऐसी आधुनिक नारी की कहानी है जो श्रद्धा तिरेक के कारण, यानी बहुत श्रद्धा भाव रखती है और श्रद्धा के कारण अपनी उम्र से एक बहुत बड़े प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर प्रभाशंकर। तो ये प्रभाशंकर से विवाह कर लेती है। वह अपने पूज्य प्रोफेसर पति के प्रति आत्मा के स्तर पर निष्ठावान है और निष्ठावान रहते हुए भी शरीर की भूख मिटाने के लिए युवक प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र नाथ से घना संबंध स्थापित कर लेती है। एक तरफ तो वो अपने पूज्य पति को श्रद्धा भाव तिरेक के साथ, प्रोफेसर के साथ दाम्पत्य जीवन में सूत्रों में बंधती है, लेकिन क्योंकि उसकी इंद्रियों पर अपना खुद का नियंत्रण नहीं है और जैसे स्वाभाविक गति है युवावस्था की, तो वो उसका मन भी चल जाता है और प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र नाथ से घना संबंध स्थापित कर लेती है। प्रभाशंकर से विवाह, योगेंद्र नाथ से संबंध, इस प्रकार शरीर के सतरंगी नागपाश और आत्मा के उत्तरदायी संयम के बीच वो हिलोरे खाती हुई आधुनिक नारी के गहन अंतर्द्वंद को इस उपन्यास में स्थान दिया गया है। वो फिर नहीं आई उपन्यास है लेखक का, वो फिर नहीं आई में लेखक ने ये दिखाने की कोशिश की है कि आधुनिक जीवन की विशेषताओं के बीच मानव भी गहन जिजीविषा विद्यमान है। कथानायिका श्यामला देश विभाजन के दौरान एक सहबाज के चंगुल में फंस जाती है। उसके पति जीवन राम ने गबन करके 20,000 रुपए सहबाज को दे दिया, यानी श्यामला जो है वो फंस जाती है सहबाज के चंगुल में और उसके पति जीवन राम ने गबन करके यानी चोरी करके 20,000 रुपए सहबाज को दे दिया और श्यामला को छुड़ा लिया, अपनी पत्नी को छुड़ा लिया। जीवन राम के विरुद्ध वारंट जारी होता कि उसने क्यों चुराया ये रुपए। श्यामला ने ज्ञान नामक एक सज्जन से, अब देखिए श्यामला ने क्या किया, ज्ञान नामक एक सज्जन से परिचय बढ़ाया। ज्ञान श्यामला के साथ रंगरेलिया करने लगी। जीवन राम ने 20,000 रुपए ज्ञान के खाते से निकाल लिए और अपने को बचाया। सारी कहानी जानकर ज्ञान ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन श्यामला उद्विग्न रहने लगी। एक दिन वो सहसा ज्ञान को छोड़कर कहीं चली गई और जब अचानक लौटी तो ज्ञान को 20,000 रुपए लौटाकर पुनः फिर चली गई। उसका सबसे बड़ा दर्द ये था कि लोग उसका शरीर पाना चाहते थे, उसकी आत्मा की तरफ तो कोई देखता ही नहीं था। लेखक ने श्यामला के रूप में आज की भोगवादी संस्कृति के बीच नारी की तार तार अस्मिता के प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि क्या उसकी आत्मा को भी कोई समझ सकता है। सामर्थ्य और सीमा इनके द्वारा है,
तो लेखक ने श्यामा, असामर्थ्य और सीमा में प्रकृति के सामने मनुष्य की असहायता का चित्रण करके प्रकारांतर से नियतिवादी का समर्थन किया है। सीधी सच्ची बातें सन 1938 से 48 के दौर में भारतीय इतिहास को उपन्यास के रूप में सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में उपन्यास का स्वर निराशावादी है। फिर ऐसे ही आपने देखा होगा सभी नचावत राम गोसाई, बहुत प्रसिद्ध है इनका ये उपन्यास सभी नचावत राम गोसाई। इसमें तीन परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में आने की कथा को रोचक ढंग से हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में 1919 ईस्वी से 65 तक के इतिहास को अंकित किया गया है। प्रश्न और मारीचिका का कथासूत्र 1947 ईस्वी से आरंभ होकर 1962 तक आकर समाप्त होता है। देश के स्वतंत्र होने के साथ जनता के मन में जगने वाली आकांक्षाएं हो और 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सहसा मोह भंग के कारण व्याप्त होने वाली निराशा या कुंठा हो, दोनों को लक्ष्य करके यहाँ पे इस उपन्यास को रखा गया है। आज के परिवेश के प्रति संवेदनशील व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्यों को लेकर प्रश्न ही प्रश्न है। यह सोचना कि आज का शासन तंत्र कोई समाधान दे सकेगा एक मारीचिका है। उपन्यास में इसी प्रश्न और मारीचिका को अंकित किया गया है। युवराज चुंडा एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी रचना चित्तौड़ के राजा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चुंड के विलक्षण व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया है। उपन्यासकार का उद्देश्य उस मध्यकालीन मनोवृत्ति का उद्घाटन करना है जिसके चलते राजपूत शक्तियां एकजुट होकर राष्ट्रीय शक्ति के रूप में संगठित नहीं हो पा रही हैं। धुप्पल और चाणक्य वर्मा जी के अंतिम उपन्यास हैं। चाणक्य की याद वर्मा जी को स्वभावता इसलिए आई होगी कि उन्होंने लगभग 300 ईस्वी पूर्व इस देश को संगठित करके विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। धुप्पल में वर्मा जी के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों की झांकी देखने को मिलता है। आत्मकथात्मक होने के कारण इसका विशेष महत्व है। वर्मा जी का पहला उपन्यास पतन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तब से लेकर 1980 तक वे निरंतर लिखते रहे। वे एक सफल किस्सों और उनका प्रत्येक उपन्यास रोचक और रंजक होता गया। आधुनिक जीवन के पूरे बाह्य विस्तार को उनके सतर्क आलोचनात्मक दृष्टि से उनको देखा गया। परिस्थिति ने उन्हें नियतवादी भले बना दिया हो, किंतु उनके नियतिवाद ने उन्हें इतना पराभूत नहीं बनाया था। हमारा विश्वास है कि सामाजिक इतिहास के सफल चितेरे के रूप में इन्हें भी सदैव हिंदी उपन्यास की जगत में याद रखा जाएगा। आगे बात की गई है श्री उपेंद्र नाथ अस्त जी की। श्री उपेंद्र नाथ अस्त 1910 से 1996 का इनका कालखंड है। कई उपन्यास इन्होंने लिखा। सितारों के खेल 1940 में, गिरती दीवारें 1947 में, गर्म राख करके 1957 में, शहर में घूमता आईना बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर में घूमता आईना, तो शहर में घूमता आईना 1963 में लिखा। एक नन्ही किंदिल 1969 में, बाधो न नाव इष्ठाओं। हमने कहा ना बाधो न नाव इष्ठाओं बंधु को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें आपको ना कंफ्यूजन हो सकता है, खुद मुझे हो जाता है। बाधो न नाव इष्ठाओं बंधु, आपने निराला जी की रचना के बारे में होगा ना कि वो काव्य में आपके देखिए उपन्यास जो काव्य आप पढ़ते हैं ना, तो बाधो न नाव इष्ठाओं बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। तो निराला जी कैसे अपनी प्रेयसी को याद करते हुए जो गाते हैं, तो इसीलिए आप इनको ध्यान रखिएगा कि उपेंद्र नाथ अस्त की एक रचना है बाधो न नाव इष्ठाओं करके। बाकी शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदिल, और इनके अलावा सितारों के खेल में लेखक ने नियति करके, और इनके अलावा जो है इन सारी चीजों को अधिक महत्व लेखक ने दिया ही है। लता का प्रेमी बंसीलाल एक दिन उससे तिरस्कृत होकर, यानी यहाँ पे देखिए उपन्यास सितारों के खेल में बताते कि उपेंद्र नाथ अस्त का जो सितारों का खेल उपन्यास है उसमें हुआ क्या था। सितारों के खेल में लेखक ने नियति को ज्यादा महत्व दिया। नियति क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। लता का प्रेमी बंसीलाल है, यानी इस उपन्यास में लता का प्रेमी है बंसीलाल। एक दिन उससे तिरस्कृत होकर मकान की तीसरी मंजिल से लता का प्रेमी बंसीलाल कूद जाता है। वो विकलांग होकर अस्पताल में भर्ती होता है। इस घटना से प्रभावित होकर लता उसके प्रति आकृष्ट हो जाती है। बंसीलाल के प्राण तो बच जाते हैं, किंतु वह जीवित मांसपिंड मात्र रह जाता है। धीरे धीरे लता का नशा कम होता जाता है, वह उससे उबने लगती है। इसी समय उसके जीवन में डॉक्टर अमृत राय आते हैं जो उसके त्याग से प्रभावित है। लता बंसीलाल को विष दे देती है। जो लता है वो डॉक्टर जो क्या नाम है, लता जो है बंसीलाल को विष दे देती है, किंतु वह स्वयं भयंकर रोग से भी जो है वो लता खुद ग्रस्त हो जाती है। अब डॉक्टर अमृत राय से उसका गठबंधन नहीं हो पाता। वो डॉक्टर अमृत राय से अनुरोध करती है कि वे बंसीलाल की बहन राजरानी से विवाह कर ले।
यह उपन्यास सती अनसुईया की प्राचीन आदर्श कथा के बारे में कि कैसे सती अनसुईया उनके प्रति जो है उनके पति को एक तरीके से कुष्ठ रोग हो जाता है, और फिर देखिए कुष्ठ रोग हो जाता है तो किस तरीके से उन्होंने मतलब कि उनके जान को उनकी अहमियत समझी और जीवन भर उन्हीं के साथ रहा। मतलब ये ऐसी पतिव्रता नारियां हैं जिन्होंने किसी भी कंडीशन में अपने पति का हाथ नहीं छोड़ा। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उपेंद्र नाथ अस्क जी ने जो है प्राचीन आदर्श कथानों को ध्यान में रखते हुए ये उपन्यास लिखा है। कथानायक चेतन निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, पंजाब के जालंधर शहर का रहने वाला है। वो साहित्यकार है, संगीतक, अभिनेता, सभी कुछ बनना चाहता है। समाज में बिना किसी ठोस आधार के वो इधर उधर भटकता है। पहले वो स्कूल में अध्यापन करता है, फिर लाहौर में एक पत्र का उपसंपादक बनता है, फिर कविराज रामदास के साथ शिमला जाकर उनके लिए वैदक की पुस्तक लिखता है। उसका निरंतर आर्थिक शोषण होता रहता है, वह उसे अनुभव करता है और निरीह भाव से ये सब सहन करता रहता है। उसका यौन जीवन भी कुंठाग्रस्त चलता है। वह कुंती से प्रेम तो करता है लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकता। उसका विवाह चंदा से होता है, चंदा उसे पसंद नहीं करती। वो अपनी साली नीला को प्रेम करता, किंतु नीला का विवाह एक अधेड़ और कुरूप व्यक्ति से हो जाता है। चेतन यौन कुंठा से मुक्त नहीं हो पाता। लेखक ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की यथार्थता का कि कैसे मध्यवर्गीय समाज में ये सब चीजें चल रही हैं। गर्मराग इनकी और एक रचना है अस्क जी का। गर्मराग अस्क जी का कहें तो दूसरा इनका प्रसिद्ध उपन्यास आता है गर्मराग। इसके भी सभी पात्र निम्न मध्य वर्ग के हैं। कथा नायिका इसमें सत्या करके होती है। सत्या एक पाठशाला में अध्यापिका होती है। संस्कृति समाज में उसकी भेंट जगमोहन से होती है। वो जगमोहन से प्रेम करने लगती है। कौन जगमोहन से प्रेम करता है? जो नायिका होती है सत्या। सत्या जब मिलती है ना तो जगमोहन से प्रेम करने लगती है। और कहाँ पे मिलती है? संस्कृति समाज में। किंतु तो जगमोहन ना दूसरे से प्रेम करता है। वो दुरो नाम की लड़की से करता है और दुरो हरीश से करती है। ये आप समझिए कि ये पूरे उपन्यास में देखेंगे कि कोई किसी से कर रहा है, कोई उनसे कर रहा, कोई उनसे कर रहा है। और इस तरीके से दुरो हरीश से प्रेम करती है। हरीश प्रगतिशील विचारों का युवक है। उसे मोहब्बत करने के लिए फुर्सत नहीं है। उसके अनुसार और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। सत्या जगमोहन का प्रेम ना प्राप्त कर सकी और अंत में उसने अफ्रीका के एक फौजी अफसर के साथ विवाह कर लिया। इस उपन्यास में भी मध्यवर्गीय जीवन की कुंठा को ही तो दिखाया गया है। सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। किस चीज के पीछे? प्रेम नहीं है वो, प्रेम नहीं, सब आकर्षण के पीछे भाग रहे हैं। विशेष रूप से यौन कुंठा। हरीश का चित्र अधिक यांत्रिक बनकर दिखा है इस उपन्यास में। बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी में एक प्रतीकात्मक उपन्यास है अस्क जी का। इस उपन्यास की सारी घटनाएं देवनगर में घटित है। देवनगर भारत देश का प्रतीक है। देवाजी देवनगर की सारी घटनाओं के संचालक है। उनकी व्यवस्था कांग्रेस के स्वप्नशील प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की व्यवस्था का प्रतीक है। लेखक का व्यंग्य स्पष्ट वो कहना चाहता है कि चाटुकार, स्वार्थी, भ्रष्ट और अवसरवादी लोगों को लेकर उदार आदर्शवादी व्यवस्थापक भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। पत्थर अल पत्थर इनके उपन्यास 1957 में अस्क का लघु उपन्यास है। इसमें हसन दीन कश्मीरी घोड़े वाली की कहानी है जो परम आस्तिक है। गन्ना साहब कश्मीर का अल पत्थर झील देखने जाता है। हसन दीन उन्हें दिन भर भ्रमण कराता है। शाम तक थक कर चूर हो जाता है, उसे ज्वर हो जाता है, किंतु वो खन्ना साहब को गंतव्य तक तब भी पहुंचाता है। खन्ना साहब मजदूरी देने के बजाय उस पर कैमरा स्टैंड चुराने का आरोप लगाता है। उसे 40 रुपए के स्थान पर कुल 17 रुपए देता है। कितना अन्याय है लोगों के साथ। फिर पुलिस वालों के साथ वो बातचीत कर लेता है। चोरी के अभियोग में गिरफ्तार हसनदीन की पत्नी से कहा जाता है कि वो 50 रुपए दे तो हसनदीन को मुक्ति दिया जा सके। हसनदीन को लेखक की पूरी सहानुभूति प्राप्त है। उसके माध्यम से कश्मीर के इन मजदूरों की व्यवस्था और व्यथामूर्त का चित्रण यहाँ पे किया गया है। इनके अलावा और भी इनकी रचनाएं हैं जिनको विषय वस्तु के साथ यहाँ पे बताया गया है। जैसे शहर में घूमता आईना है, एक नन्ही कंदिल है, निमिषा है। इसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का आता है। तो एक बार हम अस्क जी के जो भी अन्य रचनाएं बचे हैं उनको कर लेते हैं, बाकी इसके बाद जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी का वो नेक्स्ट डे करेंगे। तो एक नन्ही कंदिल और बाधू ननाव इष्ठाओं, ये 2 भाग में आया और दोनों में गिरती दीवारों के नायक क्या नाम है? चेतन। अस्क जी ने ज्यादातर पात्रों को चेतन नाम से अपने उपन्यास में रखा है। तो चेतन को केंद्र में रखकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। इस प्रकार गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही किंदिल और बांधो न नाव इष्ठाओं बंधु। बंधु हम कह रहे हैं, बंधु है नहीं, वो काव्य में है बंधु और यहाँ पे नहीं है। वो अपने में पूर्ण होते हुए एक ही कथा नायक के जीवन संदर्भ को मूर्त रूप दिया गया है। गिरती दीवारों के बाद का यह सारा विस्तार उनके उपन्यासकार को बड़ा नहीं बना सका है।
निमिषा का नायक गोविंद एक भावप्रवण किंतु कमजोर निम्न मध्यवर्गीय युवक है। उसकी पत्नी माला एक निहायत पूर्ण और असंवेदनशील औरत है। वो निमिषा को प्यार करता है। निमिषा उसके भोलेपन से प्रभावित है, उसे प्यार करती, किंतु त्रासदी ये है कि दोनों मिल नहीं पाते। इस प्रकार ये उपन्यास भी एक निम्न मध्यवर्गीय कवि कलाकार की व्यवस्था की गाथा बनकर रह जाता है। निम्न मध्यवर्ग का यथार्थवादी चित्रण अस के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है। उनके चित्रण में विश्वसनीयता है। उनका अनुभव अनेक बिखरे हुए कथा सूत्रों में बोलता है। उन्होंने मध्यवर्गीय कुंठाओं को सही अभिव्यक्ति दी है। चेतन को केंद्र में रखकर उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के तहत एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की संघर्ष गाथा को प्रस्तुत किया है। किंतु जैसा कि बच्चन सिंह ने लक्षित किया है कि चेतन का सब कुछ गिरती दीवारों में निचुड़ गया है। अब उसे थके हारे व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो पाठकों को दिया जा सके। आगे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। तो आज क्लास हम लोगों का 1 घंटे का हो जा रहा है और बहुत लंबा क्लास होगा, तो मुझे पता है मैं तो पढ़ा दूंगी, लेकिन आप लोग उतना लंबा सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो। और ये सीरीज अभी लंबी चलने वाली है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कुछ नहीं, जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी चीज़ें होती है यूट्यूब पे, फ्री क्लासेज है आपके लिए और बहुत अच्छे से हम पूरे हिंदी गद्य साहित्य को करा रहे हैं। तो इतना तो बनता ही है कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है हिंदी और प्राइड करके, तो आप यहाँ से जुड़ जाएं। बराबर अपडेट के लिए आपको सारी जानकारी यहीं पे मिलती रहेगी। बाई मेल भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे ही एंड करते हैं क्लास को। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगर हो रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको ऐसा नहीं कि आप शेयर नहीं करें, साझा करें, उससे मेरा आत्मविश्वास ही बढ़ेगा। और यहाँ पे आपको देखिए लास्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण आपको सीरीज करा रखा है चैनल पे, उनको जरूर करिए, जिनमें काव्यशास्त्र की सीरीज है और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगीन जी का चल रहा है। इनके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है ये सीरीज चल रहा है, व्याख्या सहित क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी का सीरीज, उसको करें। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।